मेरे फादर का डेथ हो जाता है और फिर लाइफ में बहुत एक तूफान सा आता है। 44,000 रैंक, 440 नंबर, इस पे तो डेंटल कॉलेज भी नहीं मिलेगा, लेट अलोन एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज। सारे बच्चे साथ साथ जवाब दे रहे हैं, आई वाज फीलिंग कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो ज़ीरो हूँ। हेलो, फजील बोल रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, आपका एम्स का रिजल्ट आ गया है और रैंक 19 है। एक छोटे से गांव से एक किसान का बेटा कैसे डॉक्टर बनने का सपना देखता है और इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में आकर डॉक्टर बन जाता है। हेलो, दिस इज डॉक्टर फजील मोहसिन, करंटली एन एमबीबीएस इंटर्न एट एम्स न्यू दिल्ली। मेरी कहानी बेसिकली बिहार के एक छोटे से शहर मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव मोहम्मदपुर मुबारक से शुरू होती है। गांव बहुत छोटा सा था, खेती बाड़ी ये सारी चीज़ें प्रोफेशन थी। मेरा घर का बैकग्राउंड ऐसे था कि मेरे फादर और मेरी फैमिली बेसिकली एक एग्रीकल्चर बेस्ड फैमिली थी। हम किसान थे, हमारे यहाँ खेती बाड़ी का काम होता था। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जो गांव में रहती है। मैंने एजुकेशन भी अपनी गांव से शुरू की, गांव में पढ़ाई की और गांव में मेरे कोई ऐसा डॉक्टर भी नहीं था अभी तक। मैं स्कूल जाता था, स्कूल से भाग आता था। स्कूल नहीं जाने के लिए मेरे पास कई सारे बहाने होते थे और मैं आपको बताऊँ ऐसी-ऐसी हरकतें की हैं मैंने। मैं अपनी साइकिल की हवा खुद से निकाल कर स्कूल नहीं जाने का बहाना तैयार करता था कि आज तो साइकिल में हवा नहीं है, पंचर हो गई तो आज तो स्कूल नहीं जाएँगे। बहुत ज़्यादा बंक किया करता था स्कूल। एक दिन अचानक से एक सोशल गैदरिंग में मेरे फादर का किसी से डिस्कशन हो रहा था, किसी के बच्चे का मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था और वो लोग खुशी से डिस्कस कर रहे थे। उस सोशल गैदरिंग से उठ के आने के बाद मैं अपने फादर के साथ साइकिल पर बैठा हुआ आ रहा था। साइकिल पर बैठकर साइकिल के आगे जो रॉड लगी होती है, उस पर मैं बैठा था और मैं कुछ 5th 6th क्लास में 5th क्लास में रहा होऊँगा। मैंने अपने फादर से पूछा कि अब्बा, ये डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है? उन्होंने कहा कि बेटा सिंपल है, जो बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खूब दिल लगा के पढ़ाई करते हैं, वो डॉक्टर बन जाते हैं और जो नहीं करते हैं, तो उनके माँ-बाप के पैसे लगते हैं। ये नहीं कहा मेरे पिता ने कि वो डॉक्टर नहीं बनते हैं। हालाँकि मैं मुस्कुराया, मैंने फिर पूछा कि अब्बा, ये फ़ीस कितनी लगती है? कितने पैसे लगते हैं माँ-बाप के? तो अब्बा मुस्कुरा के बोले कुछ वही 20-25 लाख रुपए लगते हैं। तो फिर अब्बा मुस्कुराए और कहा कि लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं वो अपने माँ-बाप के पैसे बचाते हैं। अचानक से 2011 में मेरे फ़ादर का डेथ हो जाता है। वो उनके डेथ के टाइम पर जब वो सीढ़ी से गिरते हैं और उनके सर में चोट लगती है, तो वो बेसिकली पटना में थे उस वक़्त और एक कुछ लेक्चर्स थे, वो एड्रेस कर रहे थे और उसी के प्रिपरेशन में वो सीढ़ी से गिर जाते हैं और सीढ़ी से गिरने के बाद अ, हम लोगों को पता चलता है कि वो सीढ़ी से गिर गए, उनको चोट लगी है और काफ़ी सीरियस हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं एंड पीपल आर सर्चिंग फॉर न्यूरोसर्जन और शहर में कोई न्यूरोसर्जन नहीं मिल रहा है। उस वक़्त आज से 10-15 साल पहले जो सुपर स्पेशलिटीज़ हुआ करती थी, वो बहुत कम होती थी। मतलब रेयरली शहर में 1-2 न्यूरोसर्जन हुआ करते थे और वो भी अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, हाई लेवल ट्रॉमा सेंटर्स अवेलेबल नहीं होते थे। लेकिन फिर अलग-अलग जगह से कोशिश करते हैं मेरे रिश्तेदार और तमाम लोग कि किसी तरह से कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, बट अ, विदिन टाइम कुछ नहीं हो पाता है और 1-2 दिन 1 दिन, डेढ़ दिन के अंदर मेरे फादर का डेथ हो जाता है और फिर लाइफ में बहुत एक तूफ़ान सा आता है, एक भूचाल सा आता है, लाइफ बिल्कुल बदल सी जाती है। अब लाइफ वो वैसी पहले सुकून वाली नहीं थी, केयरलेस वाली सूरत नहीं थी, अब की सूरत बदल चुकी थी। पहले केयरलेस ज़िंदगी थी, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो कैजुअली है, लाइफ को बहुत कैजुअली ले रहे थे। लेकिन एक जो तूफ़ान सा आया ज़िंदगी में, उसने बहुत सारी चीज़ें शेक कर दी एंड फिर हमें ऐसा लगा कि नहीं यार, लाइफ में कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ करना है। तब तक मैं क्लास 9th में पहुँचा। पहली बार मैंने सीरियस होकर पढ़ाई करना शुरू करी। सीरियस होके पढ़ाई करना शुरू किया, पहला एग्ज़ाम दिया 9th क्लास में, 9th क्लास का एग्ज़ाम दिया तो मेरा रिज़ल्ट पहली बार 90% टच किया। इससे पहले मेरे रिज़ल्ट ऐसे रहते थे 60%, 55%, 65%, 67%, कभी कभी अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। घर पे हमेशा रिज़ल्ट के लिए मम्मी से डाँट सुनता था एंड इस बार मैंने थोड़ी-सी मेहनत की, मेरे नंबर आ गए। मुझे लगा कि यार मैं कर लूँगा, थोड़ी-सी मेहनत ही तो है, कोशिश करूँगा तो मैं कुछ ना कुछ लाइफ़ में कर लूँगा। आज 92% आया है, कल कुछ और आ सकता है, धीरे-धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मोटिवेशन आने लगा। एक बात यहाँ पे मैं आपसे रुक कर कहूँगा कि बहुत सारे लोग आप लोग वेट करते हो कि मोटिवेशन आएगा तब काम शुरू करूँगा। ये नहीं है, ये गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि आप
काम शुरू करो, मेहनत करो, डेडिकेशन के साथ लगो, मोटिवेशन खुद ब खुद आएगा। दिस इज़ अ रूल, मोटिवेशन फॉलो करता है। मोटिवेशन पहले नहीं होता, जब आप काम में लग जाते हो तो मोटिवेशन आता है। यहाँ से मेरे अंदर मोटिवेशन आने लगा। मैं सोचने लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद से फिर मैंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया। 10वीं के एग्ज़ाम में भी मेरे नंबर अच्छे आए और 10 सीजीपीए आया। हालाँकि मेरे स्कूल से 50% बच्चों का 10 सीजीपीए था। उस टाइम पे 10 सीजीपीए आना बहुत आसान था। ख़ैर, उसके बाद से 11th-12th में ब्रांच चूज़ करनी थी। कौन-सी ब्रांच चूज़ करें? क्या सब्जेक्ट लें? फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स क्या लेना सही रहेगा, क्या नहीं लेना सही रहेगा? मिडल क्लास बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखनी होती हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स में जाने के बाद करियर ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल होंगे, इधर करियर ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल होंगे और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी। फिर क्या हुआ कि मैंने 11th और 12th के लिए अलीगढ़ में एएमयू में एडमिशन लिया। 11th-12th वहाँ से किया। उससे पहले मैंने एक दिन सर्च किया कि क्या करना है, क्या बनना है? तो अब यहाँ पर सेट हो गया था कि हाँ, डॉक्टर बनना है। मेरे भैया ने भी डॉक्टर बनने के लिए नीट का अटेम्प्ट दिया था, उनका भी नहीं हुआ। एक्चुअली डॉक्टर बनना जो था, वो सिर्फ़ मेरा इंडिविजुअल सपना नहीं था, बल्कि ये मेरे पूरे परिवार का सपना था। दिस हैज़ बीन अ ड्रीम फ्रॉम जनरेशंस। सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरी पिछली जनरेशंस का भी ड्रीम था, जो मुझे साकार करना था। आई डिडन्ट नो हाउ टू डू इट। कैसे मैं इसे करूँगा, क्या कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, बट वन थिंग आई न्यू, अगर मैं मेहनत करूँगा, तो रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। एएमयू में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ जाकर मैंने एमबीबीएस के लिए अ, प्रिपरेशन करना शुरू की नीट के लिए। और उस वक़्त जो था वो ये था, सिस्टम ये था कि कोचिंग ऑनलाइन्स इतनी अवेलेबल नहीं थी, ऑफ़लाइन कोचिंग्स थी और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी। मतलब इट वाज़ अराउंड 1,75,000 इस रेंज की पर ईयर कोचिंग थी। मैं क्लास में रहता था, क्लास में जाता था। बहुत सारे बच्चे, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम माय क्लास यूज्ड टू गो टू अ कोचिंग एंड आई यूज्ड टू फील अ लिटिल बैड कि यार मैं कोचिंग नहीं जा पाता। लेकिन स्टिल आई थॉट कि यार मेरे पास जो कुछ है, मुझे उसी में करना है, बुरा सोच के कुछ नहीं होगा, मुझे अपना पूरा एफ़र्ट देना है। मैंने पूरी कोशिश की, पूरा एफ़र्ट दिया, कुछ ख़ास गाइडेंस भी नहीं थी, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं था, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है। किसी ने कहा एनसीईआरटी पढ़नी है, तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ने कहा फलाँ बुक पढ़नी होती है, फलाँ बुक लगाने की कोशिश की, क्वेश्चन्स नहीं लगे, थोड़ा डिमोटिवेशन होने लगा कि नहीं हो रहा, क्या हो रहा। फिर इस तरह का चलता रहा। अच्छा, एक मज़े की बात ये कि जब मैं एएमयू में +2 के स्कूल में पढ़ रहा था, तो वहाँ पर हमारे स्कूल के जस्ट सामने रोड क्रॉस करके बाउंड्री के पार मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, जेएनएमसीएच, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, दैट वाज़ अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और हमारे स्कूल की खिड़की से वो साफ कॉलेज दिख रहा होता था। हम देखते थे वहाँ से बच्चे छुट्टी में निकलते थे, तो अक्सर टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहे होते थे और मैं खिड़की से बाहर उनको देखने में मगन हो जाता था। बच्चे लैब कोट पहनकर आराम से, शान से निकल रहे हैं। मैं एक अलग सपने में खो जाता था कि मुझे भी ऐसा बनना है। फिर अचानक से क्लास टीचर पूछते थे, "क्या क्वेश्चन पढ़ाया है मैंने बोर्ड पे?" मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता था, मैं एक सपनों में जी रहा था, हकीकत से दूर, एक सपनों की ख्वाब-ख्वाब सी ज़िंदगी, ख्वाब-ख्वाब के लम्हे। खैर, धीरे-धीरे नीट का एग्ज़ाम नज़दीक आने लगा। मैंने जो भी प्रिपरेशन की थी, टूटी-फूटी प्रिपरेशन, उसके साथ मैं एग्ज़ाम देने गया। फिर कुछ दिन में रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आता है तो आई वाज़ वेरी शॉक्ड, ये क्या हो गया? इस पे तो कुछ नहीं मिलेगा। 44,000 रैंक, 440 नंबर, इस पे तो डेंटल कॉलेज भी नहीं मिलेगा, लेट अलोन एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज। एंड स्टेट की कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती थी। तो आई वाज़ वेरी सैड, ऐसा लगा पहली बार ऐसा कुछ कहीं पे ऑब्जेक्टिवली फ़ेल किया था। हालाँकि शुरू से मीडियोकर रहा, लेकिन फ़ेल करने का टेस्ट जो था वो पहली बार आया। इन द नेक्स्ट मोमेंट आई गैदर ऑल माय करेज, सारी ताकत समेटी, सब कुछ समेट कर फिर दोबारा खड़ा हुआ और एक बात बोली मैंने, फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। ये मेरी हार जीत का पहला कदम है। अगर मैंने इसको सही से, अपनी हार को सही से इस्तेमाल किया, कैसे सही से हार को इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हम मैंने हज़रत अली का एक बहुत खूबसूरत सा क़ौल याद किया कि अगर तुमको कहीं पे नुकसान हो और उससे तुम कुछ सीख जाते हो, तो वो नुकसान नहीं, फ़ायदा है। मैंने अपने फेलियर से लर्निंग डिराइव की। मैंने देखा कि मैं क्यों फ़ेल हुआ। आई एनालाइज़्ड माइ सेल्फ, क्यों फ़ेल हुआ, क्या-क्या गलती थी, मैंने क्या-क्या मिस्टेक्स की, उसकी वज़ह से फ़ेल हुआ, सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की। उसके बाद से फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ में चेंज डिसाइड किया कि मुझे चेंज करना है।
मैंने पहले मेहनत कम की थी, अब मेहनत ज़्यादा करना है। पहले हाफ़ हार्टेडली मेहनत कर रहा था क्योंकि दिमाग में था कि बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं होता है, तो पूरा जोश नहीं था। इस बार पूरा जोश मैंने डाला। फिर उसके बाद से आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माय अंकल। मेरे छोटे पापा, क्योंकि मेरे फादर का डेथ हो गया था, तो उसके बाद से मेरी पढ़ाई-लिखाई सब उन्होंने ही सँभाली। उन्होंने मुझे कोचिंग के लिए अरेंज किए कुछ पैसे कि किसी तरह से मैं कोटा कोचिंग जाकर कोटा कोचिंग करूँ। फिर मैं कोटा पहुँचता हूँ। कोटा में जाने के बाद एक अलग माहौल है वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद एकदम डिफरेंट माहौल है। उस माहौल में भी काइंड ऑफ सर्वाइव करना वाज़ वेरी चैलेंजिंग। मैं पहले दिन क्लास में पहुँचता हूँ, क्लास पूरे बच्चों से भरी हुई, पूरा ऊपर तक, पीछे तक बच्चों से भरी हुई। मुझे सीट जो है वो मिलती है, वो सीट भी नहीं मिलती है, एक स्टूल मिलता है एंड मैं आगे बैठ के ऐसे देख रहा होता हूँ। अगले दिन से पीछे सीट मिलती है। क्लास का माहौल कुछ इस तरीके का है कि सारे बच्चे सब कुछ जानते हैं। टीचर बोर्ड पे कुछ लिखा रहे हैं, सारे बच्चे साथ-साथ जवाब दे रहे हैं एंड आई वाज़ फीलिंग कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो ज़ीरो हूँ। बट मेरे हाथ में क्या था? पास्ट को तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। फ्यूचर मेरे हाथ में था। आई कैन डू समथिंग अबाउट माय फ्यूचर। फिर क्या किया मैंने? मैंने जो कुछ पढ़ाया जाता था, जो जैसे पढ़ाया जाता था, सबको जितना मेरे पास पावर थी, जितनी एफर्ट मैं दे सकता था इन अ स्मार्ट वे, उतना देने की कोशिश की। जो भी टीचर पढ़ाते थे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से समझता था। जो टीचर होमवर्क देते थे, घर पे जाकर बनाता था, सारी चीज़ें सही से की कि मुझे करना है, मेरे पास मेहनत है, मैं मेहनत कर सकता हूँ। जो भी दिमाग ऊपर वाले ने दिया है, वो दिमाग है, उसको लगा सकता हूँ। इसके अलावा पास्ट क्या था, नहीं था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास पास्ट नहीं है, मेरे पास फ्यूचर है। तो पूरी कोशिश की मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एफर्ट दे सकूँ एंड फाइनली जब टीचर्स क्लास में पढ़ा के 1 हफ्ता हो 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो गया, तो फिर क्लास में पहला टेस्ट हुआ। अच्छा, टेस्ट से पहले मैंने कुछ पुराने बच्चों से पूछा कि मॉड्यूल कितनी बार सॉल्व करना चाहिए। वो बोले हम तो 3-4 2-3 बार तो सॉल्व कर ही लेते हैं। फिर किसी ने बताया कि हाँ, फलाँ बैच में फलाँ लड़का है वो तो इतनी बार सॉल्व करता है। मैंने कहा हाँ, मुझसे तो एक बार भी सॉल्व नहीं हो रहा। तो फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, जितना हो रहा है मैं उतना करूँगा, जितना टाइम मेरे पास है उतना टाइम दूँगा मैं। कोशिश की, पूरी मेहनत करने के बाद पहला टेस्ट आया। पहला टेस्ट आने के बाद जब टेस्ट देकर मैं घर आया, कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, टेस्ट ठीक सा गया, नंबर ठीक से आ रहे थे। फिर नेक्स्ट डे मैं कोचिंग जाता हूँ। कोचिंग जाने के बाद बोर्ड पर लिखा होता है स्कोर, इसको इतने स्कोर है। तो मैंने चूँकि ऑलवेज़ आई वाज़ अ मीडियोकर, तो मिडल से कहीं से देखना शुरू किया कि मेरे स्कोर क्या है। मिडल से देखते मैं फिर देखा कि अरे! मेरा स्कोर तो सेकंड रैंक पर है। पहली बार ज़िंदगी में मेरी सेकंड रैंक आई। इससे पहले तो कभी टॉप 10 में मुश्किल से आई है। फिर मैंने कहा कि यार मेरे नंबर 662 थे, टॉपर के 661 थे और ऐसी-ऐसी कोटा में 100 बैच और ऐसी-ऐसी कई सारी कोचिंग। उसकी एक छोटी-सी बैच में मेरे 650 नंबर रैंक 2 आई। अब उस दिन मैं घर जाने के बाद रात भर नहीं सोता हूँ। रात भर मैं एक अलग सपने में चला जाता हूँ कि अब शायद मैं इंडिया के टॉप 10 में आ सकूँ, टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आ सकूँ। अब कभी एम्स का सपना आता है, कभी एमएमसी का सपना आता है, कभी केजीएमयू का सपना आता है और एक अलग सपने में मैं, एक अलग बेचैनी में मैं उस रात भर जाग कर कभी क्वेश्चन लगाता हूँ कि नहीं मुझे ये बुक करनी चाहिए, कभी उस बुक का क्वेश्चन लगाता हूँ कि ये बुक करनी चाहिए, नहीं मुझे अब हाई लेवल के क्वेश्चन करने चाहिए एंड पूरी रात भर नहीं सोया। खैर ऐसे ही चलते काफ़ी स्ट्रगल्स भी आए, काफ़ी दिक्कतें भी आईं। किसी टेस्ट में नंबर बहुत नीचे गिर जाते थे। दूसरे टेस्ट में सीधे मैं टॉप 10 रैंक से किक आउट होके बाहर चला जाता हूँ। फिर तीसरे टेस्ट में टॉप 20 से बाहर चला जाता हूँ। फिर वापस आता हूँ। फिर उसके बाद से ऐसे स्ट्रगल चलता रहता है। चलते ये स्ट्रगल नीट का एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है। नीट के एग्ज़ाम के टाइम से पहले जो हमारे मेजर सिलेबस होते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। सिलेबस हमारा देर से खत्म होता है, हमारी बैच देर से स्टार्ट हुई थी। तो उन सारी चीज़ों के बाद भी हमारा जो फुल सिलेबस टेस्ट है, उसमें हमारी परफ़ॉर्मेंस ख़राब होती है, रैंक ख़राब होता है, 550 नंबर। अब क्या होगा, इस पे तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। पहले दिन तो मैंने सपना देखा था कि मुझे जो है वो टॉप 10 कॉलेज, अब तो यहाँ तो गवर्नमेंट कॉलेज भी हाथ से जा रहा है। एंड अगेन फिर दोबारा से एक स्ट्रगल शुरू होता है, मेहनत करके, रिविज़न को सही से करके, कमज़ोरियों पे वर्क करके, धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप अगेन आई रीगेन्ड टॉप 100 पोजीशन इन ऑल इंडिया रैंक। जो कोचिंग का टेस्ट होता था, एलन का टेस्ट होता था, टॉप 100 रैंक में दोबारा से वापस आता था। देन उसके बाद से धीरे-धीरे करके टॉप 50 में पहुँचा। लेकिन फिर नीट का एग्ज़ाम हुआ, नीट के एग्ज़ाम में मेरी परफ़ॉर्मेंस फिर से खराब। नीट का एग्ज़ाम दिया मैंने, 650 नंबर कुछ ऐसे 640 नंबर आए और उसके बाद से फिर बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि यार ये तो एक्सपेक्टेशन, मैंने सपना तो देखा था टॉप 10 रैंक का। पहले दिन सपना नहीं देखा होता तो कोई बात नहीं थी। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सोच के आया था कि एक ऑप्शन है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चला जाऊँगा। लेकिन अब तो सपना देख चुका था मैं बड़ा कि एक टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुँचूँगा। देन मेरे पास फिर क्या था?
पास्ट नहीं था, मेरे पास फ्यूचर था। आगे 20-25 दिन के बाद एम्स का एग्ज़ाम था। अच्छा, हमारे टाइम पे एग्ज़ाम अलग-अलग होते थे, एम्स, नीट और जिपमर 3 एग्ज़ाम अलग-अलग होते थे। 20 दिन बाद एम्स का एग्ज़ाम था। अब कोटा का माहौल ये हुआ था कि हमारे बैच के जितने टॉपर थे, वो इधर-उधर की हरकतें कर रहे थे, कोई इधर चिट्ठी फेंक रहा है, कोई इधर कुछ कर रहा है, कोई उधर कुछ कर रहा है। बट एट दैट टाइम मैंने अपना फ़ोकस रिटेन करके रखा बिकॉज़ मैंने सपना देखा था और साकार करने के लिए सपना देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मैंने सपना देखा था और सपने को मुझे पूरा करना था, मुझे जुनून था। मैं हार चुका था, फिर हारा था अपने सपने में। अब मुझे रीगेन करना था, मैंने मेहनत की, मेहनत की, मेहनत की। बहुत सारे लोग कहते हैं 20 दिन में क्या होता है, 20 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, 20 दिन में आप खोया हुआ सपना पा सकते हो। उस 20 दिन में मैंने पूरी एफर्ट डालने के बाद अपनी एक-एक कमज़ोरी को उठाकर देखा और उस पे वर्क किया और उस पे वर्क करने के बाद मैं एम्स का एग्ज़ाम देता हूँ। एम्स का एग्ज़ाम देने के बाद फिर कुछ दिन बाद जिपमर का एग्ज़ाम देता हूँ। फाइनली ये सारे एग्ज़ाम देकर मैं वापस घर आ जाता हूँ। घर आने के कुछ 15-20 दिन बाद नीट का रिज़ल्ट आता है, एज़ एक्सपेक्टेड 650 नंबर, अराउंड 650 रैंक। सपना देख चुका था, सपना नहीं देखा होता तो यही रैंक मेरे लिए काफ़ी थी। मेरे लिए 5000 रैंक भी काफ़ी होती अगर सपना नहीं देखा होता, लेकिन मैंने सपना देख लिया था। अब उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप पे आता है, एक दिन अचानक से मैं मार्केट में होता हूँ और मुझे आता है फ़ोन। हेलो, एलन से बोल रहे हैं। सैयद फ़ज़ील मोहसिन आपका नाम है। जिपमर में आपकी 10th रैंक आई है। आई वाज़ वेरी शॉक्ड, अरे! ये क्या आ गया? मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता हूँ कि हाँ, मेरी भी रैंक आ सकती है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं वही लड़का हूँ जिसको कभी एक बार मैथ्स में 5 नंबर टीचर ने दिया था, कभी टीचर डाँटते थे, कभी 60 नंबर, कभी 50 नंबर, 55 नंबर, ऐसे-ऐसे नंबर आया करते थे। वो आज इंडिया के टॉप 10 रैंक में आ चुका है। आई वाज़ वेरी हैप्पी, मैंने शुक्र किया और सब लोग घर में खुश हो गए कि हाँ, अरे अच्छा हुआ बच्चे ने नाम रोशन किया। घर पे मीडिया वाले आए, प्रेस वाले आए, इंटरव्यूज़ लिया और पूरा गाँव में एक अलग खुशी का माहौल था। सब लोग खुश थे और सबका सर कहीं न कहीं ऊँचा था क्योंकि सब मोहब्बत करते थे, सबका अच्छे से लगाव था। नीट में तो नहीं हुआ लेकिन जिपमर में हो गया, जिपमर एक अच्छा कॉलेज है, वहाँ के लिए फिर टिकट वगैरह कराया हमने। और फिर अचानक से हम दिल्ली सर्टिफ़िकेट स्कूल से सर्टिफ़िकेट वगैरह ले रहे होते हैं, तो उसी टाइम फ़ोन आता है कि हेलो, फ़ज़ील बोल रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ। आपका एम्स का रिज़ल्ट आ गया है और रैंक 19 है। नेक्स्ट मैंने भैया को फ़ोन किया कि भैया मेरा टिकट कैंसल करिए, अब पॉन्डिचेरी नहीं जा रहे, अब दिल्ली में ही एडमिशन लेंगे और फाइनली दिस इज़ हाउ आई रीच्ड एम्स। सब परिवार में खुश थे, सब लोग खुश थे। फिर उसके बाद से कई सारे इंटरव्यूज़ के सेशंस हुए, अलग-अलग जगह गए, बच्चों को मोटिवेट करते, बच्चों से बात करते। अब बच्चे सपना देखते हैं और बच्चे हमसे पूछते थे कि कैसे प्रिपरेशन करें और फिर हम बताते थे। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं कि भैया मैंने कई अटेम्प्ट दे दिए, अब कुछ नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ? क्या कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, घर वाले नहीं मान रहे या कोई बैकअप प्लान बताइए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, कभी भी किसी भी चीज़ में मतलब द एंड नहीं होता है, जब तक तुम नहीं हारोगे तब तक द एंड नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक कि अगर किसी का एमबीबीएस या डॉक्टर नहीं बना तो लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। सबसे पहले आस्क योरसेल्फ व्हाई यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? तुम्हें पेशेंट की सेवा करनी है, यू वांट टू क्योर पीपल, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ हीलिंग पीपल। देयर आर मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज। I'm telling this especially for those people who are looking for an alternate career opportunities. जो अभी लड़ रहे हैं एमबीबीएस के लिए, अगर सपना है एमबीबीएस तो लड़ते रहो, आई विल नॉट रिकमेंड यू एनीथिंग। लेकिन जो सोच रहे हैं कि कुछ अल्टरनेट भी किया जा सकता है, प्रैक्टिकली कुछ फिजिबिलिटी है, क्योंकि मिडिल क्लास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स भी नहीं ले सकते, पैसे भी कमाने होते हैं, थोड़ा सेटल भी होना होता है, सपोर्ट भी करना होता है एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों बहुत सारी अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। इफ़ यू वांट टू गो इनटू साइंसेज, बीएससी करके, एमएससी करके, पीएचडी करके, यू कैन कम टू हेल्थ साइंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई हैव नोन सो मेनी पीपल जो एम्स में एमएससी, बीएससी, पीएचडी करके नाउ दे आर प्रोफेसर, दे आर फैकल्टी इन नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस, बट दे आर helping a lot in terms of clinical research, in terms of basic research that is helping to save millions and millions of life. You can save life, you can live your dream। थोड़ा सा अलग हट के रास्ता है लेकिन दिस इज ऑल्सो अ वे। देन देर इज अनदर करियर अपॉर्चुनिटी, जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो टेक्नीशियंस या अलग अलग बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। सो डू नॉट थिंक कि सब खत्म हो गया, देर इज स्टिल होप, देर आर स्टिल वेज। अभी मैं कुछ दिन पहले एक अपने जानने वाले रिश्तेदार के लिए कई बार से अटेम्प्ट दे रहा था वो बच्चा, एंड अब अटेम्प्ट देते देते वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या अदर अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती है? तो एम्स में ही मेरे एक पैरामेडिक दोस्त हैं, सो उनसे मैंने पूछा कि आप कैसे
इस करियर के बारे में आप कुछ बताइए। सो ही टोल्ड मी कि इट्स वेरी सैटिस्फाइंग, जैसे ही इज़ अ रेडियो टेक्नीशियन और काफ़ी सैटिस्फाइंग करियर है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट पेशेंट केयर बहुत अच्छा है। इफ़ यू टॉक अबाउट रिस्पेक्ट वही हेल्थ केयर में आप हैं तो आपकी रिस्पेक्ट है और आप लोगों की मदद करते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मनी एंड अदर थिंग्स, वो भी काफ़ी अच्छा है। ही हैज़ गॉन टू यूके एंड यूके में इट्स अराउंड 38,000 टू 40,000 यूरो के अराउंड की सैलरी होती है, तो विच यू कन्वर्ट टू इंडियन सैलरी इट्स लाइक 30 से 40 लाख के बीच की सैलरी होती है। सो देयर आर स्टिल अपॉर्चुनिटीज़, बट द थिंग इज़ कि यू शुड हैव द एनर्जी कि तुमको हर जगह पे टॉप पर आना है। अगर वहाँ पे नहीं आए तो इस तरफ से भी डिटूर लेके भी दूसरा रास्ता भी है और वहाँ पे भी तुम जाके मेहनत अगर करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसा कि आपने देखा कि मेरी लाइफ में भी बहुत छोटी-छोटी सक्सेस स्टोरीज़ थीं, जिन्होंने मुझे डॉक्टर बनने में एक इंस्पिरेशन का किरदार अदा किया। हो सकता है मेरी भी स्टोरी आपके लिए इंस्पिरेशन हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, और जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हो या आप जैसा भी फ़ील कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताओ, क्योंकि फ़ील करने से फ़ीलिंग शेयर करने से आपको भी फ़ायदा होता है और दूसरों को भी फ़ायदा होता है, लोग रिलेट करते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि सपने साकार करने से पहले सपने देखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने सपने देखे हैं तो उसको साकार करना है। अगर एक तरह से साकार नहीं होता तो दूसरी तरह से साकार करो, लेकिन साकार ज़रूर करो। जैसे मैंने हार्वर्ड का सपना देखा था, लेकिन मैं हार्वर्ड ऑफ द वेस्ट में तो नहीं पहुँचा, लेकिन हार्वर्ड ऑफ ईस्ट में ज़रूर पहुँचा। इफ यू डोंट नो, एम्स इज़ आल्सो नोन एज़ हार्वर्ड ऑफ द ईस्ट। थैंक यू।